वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बोर्ड की एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं और इसलिए हमने टारगेट किया है कि हम जल्दी से जल्दी साइंस की बुक का रिवीजन कर लें। इसी प्रयास में हमने फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज का फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, टॉपिक है जो आज का वह है संक्षारण व विकृत गंधिता। पहले भी हम थोड़ा बहुत बता चुके हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही अच्छी क्लास की सूचना आप लोगों को मिलेगी और अच्छी क्लास पर आप सबका अधिकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं टॉपिक आज का। और याद रखना ज़रूरी है, कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठ जाना, क्योंकि चुपचाप सुनने से बढ़िया है कुछ लिखते भी रहो, मन भी लगा रहेगा और पढ़ाई भी होती रहेगी। आपके एग्ज़ाम टाइम आप उसको रिवाइज भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? विकृत गंधिता। बहुत बार बता चुका हूँ, याद होगा, फिर भी बता देता हूँ। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? कि जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका स्वाद बदल जाता है, उनकी गंध बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, सबको पता है। देखिए, अब कारण पूछ लेते हैं, विकृत गंधिता का कारण क्या है? एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, तो डेफिनेशन का आ गया, डेफिनेशन के साथ साथ कारण आ गया, कारण के साथ साथ रोकने के उपाय आ गए। ये 3 नंबर का प्रश्न भी बना करके आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन आपने बता दी, उसके बाद कारण क्या है? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना, मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं, ऑक्सीजन उनके साथ क्रिया करता है और उसको क्या कर देता है? स्वाद रहित कर देता है, गंध विकृत कर देता है, खराब कर देता है। दाल पड़ी रहती है, थोड़े दिन जैसे आपने किचन में छोड़ दी, एक दिन छोड़ी आप, दूसरे दिन क्या होगा? उसमें गंध आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी। तो कारण क्या है? वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्यों? ऑक्सीजन बहुत अधिक क्रियाशील होता है, तो उसका ऑक्सीकरण या अपचयन जब ऑक्सीकरण या उपचयन जब खाद्य पदार्थों का हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और कारण क्या हो गया? ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, अब रोके कैसे? अब ये रोकेंगे कैसे? जब आपको पता पड़ जाए, मालूम पड़ जाए कि भाई यह बीमारी इस कारण से हो रही है, ठीक है, तो उस कारण को क्या करने की कोशिश करेंगे? उससे बचने की कोशिश करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तीनों प्रयास करते हैं अपन। अब अपने को मालूम पड़ गया भाई विकृत गंधिता जो है वह ऑक्सीजन के कारण होती है, तो क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन को रोकने का प्रयास करेंगे, ऑक्सीजन को रोकने का प्रयास करेंगे, कैसे भी हो। दूसरी बात क्या है? कि ऑक्सीजन जो है वहाँ तक नहीं पहुँचे, ऐसा प्रयास हम कर लेंगे। तो क्या क्या प्रयास हो सकते हैं? जो खाद्य पदार्थ अपन काम में ले सकते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, एंटीऑक्सीडेंट उनमें मिक्स कर दो, प्रतिऑक्सी कारकों का उपयोग कर लो खाने में, तो वह खाना लेट तक सही रहेगा, लंबे समय तक सही रहेगा, खराब नहीं होगा। दूसरी बात, वायुरोधी बर्तनों में रख दो, वायुरोधी बर्तनों में रख देंगे हम, और एकदम टाइट आते हैं ना, कई बार आपने आजकल वो चल रहे हैं ना, क्या कहते हैं, छुआरे आते हैं, और बादाम आती है, एकदम एयर टाइट पैक थैली में आती है, क्योंकि कुछ भी एयर उसके अंदर नहीं जाए, एयर चली गई ना तो वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एयर टाइट वायुरोधी जो पैकेट जो है, बर्तन जो हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हैं। फिर उस खाद्य पदार्थों को ऐसी गैस में रख दें जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच सके, जिसके कारण ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुँच सके, उनका ऑक्सीकरण रोके। तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑर्गन आदि। ठीक है, फिर चिप्स की थैलियों, चिप्स की थैली भी आपने देखी होगी, उसमें भी फूली हुई रहती है, चिप्स की थैली फूल जाती है। क्यों भैया? अपन सोचते हैं खूब सारी चिप्स भरी है, लेकिन उसमें गैस भरी होती है। अपन जैसे 10 रुपये दे के आते हैं ना, तो अपना जो मुंह उतर जाता है भैया, एकदम बहुत
कम इसमें चिप्स हैं और वैसे थैली बहुत बड़ी थी। अरे भैया थोड़ी सी जो चिप्स है ना उनको बचाने के लिए, वो ख़राब नहीं हो उसके लिए उसमें थैली बड़ी बना दी जाती है, गैस भर दी जाती है और चिप्स लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो कौन सी गैस भरी होती है चिप्स की थैली में? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इतनी सारी बातें पहले भी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं। तो पूछ ले भाई, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है चिप्स की थैली में? कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों? 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं या फिर 1 नंबर का भी बन सकता है। तो सीधा सा आंसर बन गया कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि इसके कई कारण मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, आप भी लिख देना ताकि बोर्ड की एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। क्या लिखेंगे? पहली बात यह है अक्रिय गैस होती है। नाइट्रोजन क्या होती है बच्चा? अक्रिय गैस होती है। दूसरी बात, खाद्य पदार्थों के साथ किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती है। खाद्य पदार्थ इसमें इसके साथ टच करते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है, चुपचाप बेचारा खाद्य पदार्थ पड़ा रहता है नाइट्रोजन गैस में। तीसरी बात, ऑक्सीजन को खाद्य पदार्थ के आसपास उपचयन करने से रोकती है। ऑक्सीजन को खाद्य पदार्थों का उपचयन करने से रोकती है, अतः खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाती है, अर्थात विकृत गंधिता से बचाती है। इसलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है बच्चा? चलो भाई, अब नेक्स्ट क्या हो गया, आप लोगों से पूछ ले पाठ 1 के प्रश्न क्या हैं। पाठ 1 के प्रश्न, ठीक है, वो उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखेंगे, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इनमें से प्रश्न बन सकता है। देखिए क्या है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, निम्नलिखित अभिक्रिया जो है उनमें उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए, आइडेंटिफिकेशन करना है। यहाँ पर उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य के लिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये प्रश्न है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो प्रश्न आपके हैं ये बोर्ड की एग्जाम में आने वाले हैं बच्चा, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इन प्रश्नों को ध्यान से नहीं सुना तो गलत हो जाएगा। क्या छांटना है इनमें? उपचयित पदार्थ व अपचयित पदार्थ, यानी कि जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ है वो पदार्थ छांटने हैं और जिन पदार्थों का अपचयन हुआ है वो पदार्थ सेलेक्ट करने हैं। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, काम करो इतना सा, थोड़ा सा। तो देखिए पहले समीकरण देखिए आप, 4Na + O2 = Na2O। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जो है आपको पता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर केरोसिन से बाहर रख देंगे ना सोडियम धातु को तो वह आग पकड़ लेता है, उसमें माचिस की तिल्ली की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो सोडियम जो है वह वायु के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें कौन से पदार्थ का उपचयित या अपचयित हुआ है, तो आप देखेंगे सोडियम जो है उसमें एक ही पदार्थ दे रखा है, इसलिए इसका मतलब क्या है, कौन सा पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। देखो इन दोनों में से बताना है, सिर्फ इन दोनों में से बताना है। तो इसमें तो एक उपचयित पदार्थ जो है वह कौन सा है? सोडियम है बच्चा। कौन सा है? सोडियम। क्यों? इधर देखिए आप, देखना इधर है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए सोडियम जो है उसका उपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, कॉपर ऑक्साइड है, पता है आपको? कॉपर ऑक्साइड CuO हमने लिया था ना कि अपने चाइना कलीम, जो चाइना डिश थी उसमें क्या लिया था, कॉपर का चूर्ण लिया था, उसको गर्म किया था तो कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ गई थी। तो जो काले रंग की परत थी ना वह क्या था बच्चा? कॉपर ऑक्साइड था। वह क्या था? कॉपर ऑक्साइड। जैसे आप एग्जाम में भी आ गया ना, आएगा जरूर, काली परत लिखा हुआ आ जाए तो कॉपर से राशि मिला देना, काली परत कॉपर ऑक्साइड, काली परत कॉपर ऑक्साइड, काली परत। एक पदार्थ X, उसको गर्म, X के चूर्ण को गर्म करने पर उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, जिसके ऊपर दूसरी गैस प्रवाहित करने पर काली परत हट जाती है। तो XY
वह जेड को पहचानिए। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछ लेंगे। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो है काली परत चढ़ जाती है इसके ऊपर, है ना, काली परत। गर्म करेंगे तो ये काली परत होती है कॉपर ऑक्साइड की। क्या किससे, कौन सी गैस प्रभावित करते हैं इसके ऊपर? हाइड्रोजन गैस प्रभावित करते हैं। अब अपने को इस अभिक्रिया में ये बताना है कि कौन सा पदार्थ उपचयित है और कौन सा पदार्थ अपचयित है। तो मैंने क्या कहा कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आए और उसका आपको आंसर देना है तो पहली बात ये करनी है कि तीर के निशान के सामने वाले जो यौगिक हैं उनमें से आपका आंसर नहीं होगा, उसको तो क्रॉस कर दो। समझ गए बात को? कि यानी कि इसमें से आंसर नहीं देना है, इनमें से आंसर किसमें से देना है? इनमें से देना है। जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं इनमें से ही आपको आंसर देना है। समझ गए? समझ गए ना? इधर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से आपका आंसर नहीं होगा, आंसर किनमें से होगा? इनमें से होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये मत समझ लेना कि यार इधर तो देखेंगे नहीं। आंसर देने के लिए इनको देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इनको बिना देखे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए, अब आंसर इनमें से छांटना अपने को कि कौन से पदार्थ का उपचयन हुआ है। उपचयन मतलब, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। कौन से पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ा है? तो ऑक्सीजन कौन से पदार्थ से जुड़ा है? इधर देखो आप, हाइड्रोजन है ना, इधर तो अकेला है, H2 लिख रखा है, लेकिन इधर देखेंगे तो H2O है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है बच्चा। ठीक है, इधर अकेला था, इधर शादी हो गई। अब आप लोगों से पूछे किसकी शादी हुई, तो आप बताएंगे इसकी शादी हुई हाइड्रोजन की। क्यों? क्योंकि इसने किसके साथ शादी की है? ऑक्सीजन के साथ। कौन जुड़ गया इसके साथ? ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, वह उपचयन अभिक्रिया है। वह कौन सी अभिक्रिया है बच्चा? उपचयन अभिक्रिया है। तो किसका लिखेंगे? उपचयित पदार्थ कौन सा आ गया? हाइड्रोजन उपचयित पदार्थ है। अब जो बच गया, मतलब हाइड्रोजन तो सेलेक्ट हो गया, आपको एक चीज सेलेक्ट कर ली कि किसका उपचयन हुआ है, तो दूसरी चीज, दूसरा आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड जो था, ये देखो, ये पहले से ही शादीशुदा है। ठीक है ना? कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब बेचारा अकेला हो गया, Cu ही बच रहा है। इसका मतलब क्या है? किसकी पत्नी मर गई? कॉपर की मर गई। जिसकी पत्नी मर गई या जिसका ऑक्सीजन हट गया ना, उसका क्या हुआ है बच्चा? अपचयन हुआ है। तो इसका मतलब जिसके साथ पहले से ही ऑक्सीजन था उसका तो होगा अपचयन, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है उसका होगा उपचयन। ठीक है, इसका मतलब ये उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन और अपचयित पदार्थ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यह अभिक्रिया अगर आपको पहचानने के लिए भी कही जाए तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई बच्चा? दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं कह रहा हूं कि आपको एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। ये प्रश्न भी बनता है। क्यों? क्योंकि पाठ को पढ़ाने के, आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो भी चैप्टर हैं उन चैप्टर को पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अगर उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोई टीचर आपको पढ़ाता है और उसमें से प्रश्न बनाता है, तो इसका मतलब क्या है? बोर्ड की एग्जामिनेशन में उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बुक में वो चैप्टर बनाया गया है, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बोर्ड की एग्जामिनेशन में आपके लिए प्रश्न बनाए जाते हैं। इसलिए आप ध्यान में सोचें कि भाई इसको परिभाषा को रट लें या वो रट लें, नहीं। क्या उद्देश्य था उस चैप्टर को बनाने का, उस उद्देश्य को आप ध्यान में रखें और उसी हिसाब से तैयारी करें। देखिए, तो प्रश्न क्या है? ये उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, उद्देश्य क्या है यहाँ पर कि आपने जो चैप्टर रीड किया है उसको आप समझा, आपने समझा है या नहीं समझा, आपकी समझ बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो वैसे ही प्रश्न बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएंगे। देखिए, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। कथन दे रखे हैं, ठीक है, उनको किस में चेंज करना है? आपको समीकरण में चेंज करना है। दो काम करने हैं, एक तो उसका सूत्र लिख करके समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद उसको संतुलित करना है।
दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चा, समान होनी चाहिए। तो देखिए पहला जो आपका प्रश्न है वह है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है और अमोनिया बनाता है। ये कोई गुरुजी हैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए जिसमें नाइट्रोजन किसके साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, बनाता क्या है, अमोनिया बनाता है। ठीक है, प्रश्न आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। अब आपको आंसर देना है। अगर आंसर समीकरण बनाना है ना, तब आपको जो बातें आप शब्दों में कही गई हैं उनके सूत्र आने चाहिए। आपको कौन कौन से आने चाहिए, नाइट्रोजन का सूत्र आना चाहिए, हाइड्रोजन का सूत्र आना चाहिए, अमोनिया का सूत्र आना चाहिए। बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, ये सिंपल से है N2। हाइड्रोजन का सूत्र क्या है, H2। और अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। अगर आपको याद हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो मेरे साथ अभी याद कर लें। नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आता होगा, ये तो पक्की बात है। अमोनिया में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, NH3 इसका सूत्र होता है। अब कोई टेंशन नहीं है, याद हो गए तो क्या है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन आपस में क्रिया करें, इसका मतलब क्या है, N2 + H2। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, बनता क्या है, तो तीर के निशान के आगे जो बनता ना वो लिखना है। बनता क्या है, अमोनिया बनता है। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है। मैंने कहा था कि संतुलित करने के लिए पहले जो आणविक सूत्र हैं उनको कोष्टक में बंद कर देना होता है। चारों तरफ से इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको बॉक्स में बंद कर दो। ये बॉक्स में बंद कर दिया है मैंने भैया। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि मूल सूत्र जो है वह बदलना नहीं चाहिए। समझ गए बात को। मूल सूत्र N2 रहेगा, H2 रहेगा, NH3 रहेगा, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो फिर आप कहेंगे सर जी इन दोनों को संतुलित कैसे करें, तो भैया दोनों को संतुलित करने के लिए कोई जैसे भी बुलानी नहीं पड़ेगी। प्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो परमाणु है उनकी लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H। परमाणु लिखने हैं। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं इधर, बराबर 2। हाइड्रोजन के कितने हैं, बराबर 2। ठीक है, इधर भी देख लीजिए, इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यही ही परमाणु इधर होंगे, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं बनती है यहाँ पर। नाइट्रोजन का एक ही है और हाइड्रोजन का कितना है, 3। तो क्या है, जिनके सबसे ज़्यादा परमाणु है ना, पहले उसको हम संतुलित करते हैं। तो लगभग किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर 3 है। तो बच्चा संतुलित कैसे करें भाई, 2 को तो 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। ये लो बच्चा, 3 दूनी कितने हो गए, 2 को 3 से गुणा कर दो 6 हो गए, और 3 को 2 से गुणा कर दो, 3 × 2 = 6। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को अगर आप किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगी, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। एक तरफ 3 से गुणा कर दो, एक तरफ 2 से गुणा कर दो, तो ये दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी और नाइट्रोजन की भी बराबर हो जाएगी। देखिए कैसे, अब देख लीजिए, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, बराबर 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन की कितने हो गए 6। इधर देखिए नाइट्रोजन कितने, ये दोनों में काउंट होगा, N इसका भी है, तो नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 × 2 6। दोनों तरफ जब परमाणुओं की संख्या समान हो गई बच्चा, तो इसका मतलब आपका समीकरण संतुलित हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो क्या लिखना है संतुलित समीकरण, N2 + 3H2 = 2NH3। बात समझ में आ गई। तो ये अपना संतुलित समीकरण है, याद कर लेना, सिंपल सा है लेकिन पूछा जरूर जाता है। अब देखिए, थोड़ी थोड़ी चाय भी आप लोग लेते जाइए, कि रात के कितने बजे हैं बच्चा, 10 बजे हैं आप लोगों के लिए, 10 से ज़्यादा का टाइम हो गया है, इसलिए थोड़ी सी चाय अगर हो जाए ना तो गला थोड़ा सा साफ हो जाता है। 10:30 हो गए हैं बच्चा। तो देखिए समीकरण क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड पूछ रहा है आप लोगों से। जब कोई प्रश्न आप लोगों से पूछता है, जब चाहे वो आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में हो या फिर आपके घर में कोई बात आप लोगों से पूछे, तो उसको ध्यान से सुनना ज़रूरी है।
ठीक है, ध्यान से सुनेंगे ना तब ही आपका राइट आंसर आप दे पाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान से सुने, प्रश्न क्या है ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। समझ गए? नहीं समझे होंगे। क्या पूछना चाहता है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये गैस है H2S गैस, ठीक है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है इसमें, ठीक है। H2S गैस जो होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम है। उसको उस गैस का वायु में दहन, वायु में दहन का मतलब समझ गए होंगे आप कि उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाने वाले हैं, उसको हम जलाने वाले हैं। और जो भी आप रसोई में भी अगर गैस जलाते हैं ना, तो वो भी वायु में दहन ही है, ठीक है ना, खुले में। जब वायु हटा करके दहन करेंगे ना तो संभव नहीं है, समझ गए, दहन होता ही नहीं है ऑक्सीजन के अभाव में। तो वायु में दहन होने पर क्या क्या बनता है? जल व सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस समीकरण को आपको संतुलित करना है, तो सबके फॉर्मूले जो हैं वो आने चाहिए। देखिए, पहले क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। सूत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। याद कर लो इसको अभी, क्योंकि अब याद कर लोगे तब बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिख पाओगे, वरना नहीं लिख सकते। H2S वायु, ऑक्सीजन, जल का सबको पता है, H2O नहीं पता है वो फेल हो जाएगा बच्चा। कोशिश कर लो अभी याद करने की। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो याद नहीं कर सकता, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके याद नहीं होता, बस उसकी नीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है कि नहीं मेरे तो याद नहीं होता है। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो पास नहीं हो सकता, समझ गए? सब स्टूडेंट पास हो सकते हैं, ठीक है। एक कोई भी स्टूडेंट ये सोचे कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जिसने ठान लिया ना वो डिवीज़न जरूर बना के ले जाता है, ये सोचिए आप, ध्यान में रखना इस बात का। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सूत्र भी आप याद कर ले, SO2। S तो सल्फर और डाई का मतलब दो, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन है सल्फर के साथ, SO2, ठीक है बच्चा। अब इसका समीकरण सिंपल सा लिखेंगे, कंकाली समीकरण कहते हैं इसको। मतलब जो समीकरण संतुलित नहीं है उस समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। आप लोगों से पूछ ले कंकाली समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं है, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये कंकाली रासायनिक समीकरण है। H2S वायु में दहन का मतलब O2 के साथ क्रिया करेगा, दहन को दर्शाने के लिए त्रिभुज से ऊपर बना देंगे, और क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। सल्फर, जल व सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड व जल बन गया। समझ में आ गई बात? अब करना क्या है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए देखिए, हाइड्रोजन देखिए इधर कितने हैं, सल्फर देखिए इधर कितने हैं, ऑक्सीजन देखिए इधर कितने हैं। कोष्टक में उनको जिसको कहते हैं बॉक्स में बंद कर दो, बंद कर रखा है मैंने, आप भी बंद कर देना एग्जामिनेशन में। बॉक्स के अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, चाहे आपकी मम्मी का बॉक्स हो चाहे पापा का बॉक्स हो, कोई भी जो संदूक है उसमें चेंज नहीं करना है आपको। बाहर कुछ चेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे हाइड्रोजन के कितने इधर? 2, सल्फर का कितना है? 1, ऑक्सीजन का कितना है? 2। इधर देखिए सल्फर का है 1, ऑक्सीजन के हैं 2, और अच्छा सल्फर का पहले हाइड्रोजन लिखेंगे क्योंकि बराबर में इसे तुलना नहीं कर पाएंगे वरना। हाइड्रोजन के कितने हैं? इधर भी 2 हैं बच्चा। ऑक्सीजन के कितने हैं? सल्फर के देखो, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 और 1 3। ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं? इधर 2 है और उधर 2 और 1 3 हो गए। तो इसको संतुलित करने के लिए आपको करना क्या है कि 2 3 2 2 ये लगा देने हैं। H2S के आगे 2 लिख दो, O2 के आगे 3 लिख दो, SO2 के आगे 2 लिख दो और H2O को आगे 2 लिख दो। विधि वही काम में लेनी है कि पहले जो ज़्यादा जिसके परमाणु है उसको आपको संतुलित करना है। तो आप इस प्रकार से आप संतुलित कर सकते हैं। तो ये 5वां प्रश्न जो है उसका B प्रश्न था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। बाकी के प्रश्न जो हैं अगली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।